Yes, hello my dear friends, how you all are? So hopefully you are fine, good। और आपका जो प्रिपरेशन है बिल्कुल सही चल रहा होगा। तो आपको पता था लास्ट सेशन जब मैंने आपसे मुलाकात किया था तो हम लोग ने फ्लूइड मैकेनिक्स का जो 2024 का था उसका हमने एनालिसिस और क्वेश्चन पेपर देखा था कैसा आया, तो उसको हमने सॉल्व भी किया था। अब मैं बीपीएससी एई एफएम 2022 का जो क्वेश्चन पेपर है, एफएम से क्या पूछा गया था इसको हम डील करेंगे। और बिफोर स्टार्टिंग द सेशन एक बात मैं पहले बता दूं, जैसे कि आप जानते हो आपके पास 21 जून से आपका एग्जाम है, तो टाइम बहुत कम है ना। इसी चीज को सोचते हुए हम लोग एक बैच स्टार्ट किए पीटीपी परफेक्शन थ्रू प्रैक्टिस, है ना, जिसमें हम लोग इसी तरह से क्वेश्चन लेंगे और क्या क्या टॉपिक से आया हुआ है मैंने ऑलरेडी आपका एनालिसिस किया हूँ, वीडियो भी आपने देखा होगा कि कहाँ से थर्मल से कितना है, प्रोडक्शन से कितना है, टोम से कितना क्वेश्चन आया, टोम में किस टॉपिक से कितना क्वेश्चन आया, प्रोडक्शन में किस टॉपिक से कितना क्वेश्चन आया। इस सब के एनालिसिस के बाद हम लोग इस पीटीपी को स्टार्ट किया, क्योंकि हमें पता है बच्चे के पास बहुत कम टाइम है, ऑब्वियसली बहुत कम टाइम है आपके पास, इतना सारा करना है, हिंदी, इंग्लिश, जनरल इंजीनियरिंग, इसके बाद क्या बोलते हैं जनरल स्टडी, फिर आपका मैकेनिकल पेपर 1 पेपर 2, तो कम टाइम है। तो इसी चीज के लिए हम लोग पीटीपी जहां पे सीधा क्वेश्चन लेंगे और इसके थ्रू जितना कॉन्सेप्ट है हम डील करेंगे, जैसे कि आप देखोगे इसी तरह से हम चलने वाले हैं, ठीक है। चलो तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आज का पहला क्वेश्चन है दोस्त, द कंसंट्रेशन ऑफ प्रेशर पल्सेस क्रिएटेड बाय एन ऑब्जेक्ट मूविंग एट अ मैक नंबर ऑफ 0.5 इज यूनिफॉर्म आउटसाइड मैक कोन, यूनिफॉर्म विद इन मैक कोन, लार्ज बिहाइंड द ऑब्जेक्ट, लार्ज अहेड द ऑब्जेक्ट। अब सबसे पहली बात सर मुझे ये बताइए मैक नंबर क्या होता है, बाद में होंगे। देखो दोस्त, मैक नंबर जो होता है इसको हम एम से डिनोट करते हैं, ये होता है वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इन एनी मीडियम, मतलब वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इन एनी मीडियम अपॉन वेलोसिटी ऑफ साउंड इन दैट मीडियम, ठीक है। ये वेलोसिटी ऑफ साउंड इन दैट मीडियम, ये होता है मैक नंबर। मैक नंबर के आधार पर हम जज करते हैं फ्लो हमारा सब सोनिक है या सोनिक है या सुपरसोनिक है या हाइपरसोनिक है। जब मैक नंबर आपका 1 से कम होता है ना दोस्त, तो इसको हम सब सोनिक फ्लो बोलते हैं। अब देखो मैक नंबर यहां पे बोलोगे सर एक टर्म आ रहा है प्रेशर पल्सेज, ये क्या है सर, ये कैसे जनरेट होता है? एक सिंपल सी बात समझो, यहाँ पे इस पे आने से पहले एक सिंपल बात मैं आपको बताता हूँ। आपने पॉन्ड्स देखा होगा, हमने भी देखा, आपने भी देखा होगा। पॉन्ड्स में मान लो पानी रुका हुआ है, इसके बाद आप क्या करो, बच्चे में आपने किया भी होगा, एक स्टोन लो और स्टोन को पानी में फेंको, है ना, तुम देखोगे पानी में एक वेव जनरेट हो जाता है। अरे बाबा होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल होता है, होता है ना। जैसे पानी है, पॉन्ड्स है, रिवर है, आप एक लो स्टोन लो फेंक दो तो आप देखोगे इसमें एक वेव जनरेट हो जाएगा, वही हमारा प्रेशर वेव होगा बाबू। जैसे तुम समझ रहे हो, जैसे मान लो हमारा एरोप्लेन है, एरोप्लेन जब फ्लाई करता है तो ये मूविंग ऑब्जेक्ट है और हवा क्या है, रुका हुआ है। तो जब एरोप्लेन मूव करता है ना दोस्त, तो वहां पर भी हमारा प्रेशर वेव यानी कि प्रेशर पल्स जनरेट होता है। आगे समझ में बात? तो अब यही होता है वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इन एनी मीडियम अपॉन वेलोसिटी ऑफ साउंड, हमारे पास ये मैक नंबर कहलाता है। अब आ जाओ, अब ये बोल रहा है सर मूविंग मैक नंबर हमारा 0.5 है, तो क्या होगा इसमें से? अब आप इतना तो आप समझ में आ गया। सपोज करो कोई हमारे पास एरोप्लेन है ना, कोई हमारा कोई भी एरोप्लेन, मेरे साथ एक्सपेक्ट मत करो, मैं बहुत अच्छा बना दूंगा, हो ही नहीं सकता है ना। इस टाइप का एरोप्लेन है, घटिया सा कुछ भी है यार, ऑब्जेक्ट है। अब देखो ये तो मूव कर रहा है ना, ये तो मूव कर रहा है और इधर हवा होगा, हवा रुका रहता है। जैसे पानी रुका हुआ तो तुमने स्टोन माला तो एक वेव जनरेट हुआ पानी के अंदर, इसी तरीका से यहाँ पे हवा रुका हुआ है। ये जब बॉडी इसमें ऑब्जेक्ट जब मूव करेगा तो इसमें एक प्रेशर वेव डेवलप होगा दोस्त। अब देखो, अब ये प्रेशर वेव का नेचर क्या होगा, ये उसके मैक नंबर पे डिपेंड करता है। मैक नंबर अगर 1 से कम है तब ये प्रेशर जनरेट हो रहा है, उसका नेचर कुछ और होगा। मैक नंबर जब 1 से लेकर 5 तक है तो उसका नेचर कुछ और होगा। मैक नंबर जब 5 से ज्यादा है, मतलब 6 से ज्यादा है, जब हाइपरसोनिक बोलते हैं, आपने नाम सुना होगा कि हाइपरसोनिक मिसाइल है, इंडिया ने हाइपरसोनिक मिसाइल को टेस्ट किया है, तो जब ये 6 से ज्यादा होता है तो हाइपरसोनिक होता है। तो हर केस में बिहेवियर अलग अलग, खुद भी सोचो ना, स्टोन पानी है, अगर हम धीरे से पत्थर फेंकेंगे तो वेव का नेचर कुछ और होगा, बहुत जोर से फेंकेंगे तो वेव का नेचर कुछ और होगा, और बहुत जोर से फेंकेंगे तो वेव का नेचर कुछ और होगा। हर बार वेव तो हर बार जनरेट होगा, लेकिन नेचर हर बार क्या होगा उसका, अलग अलग होगा। तो ये किस पे डिपेंड करता है दोस्त? मैक नंबर पे डिपेंड करता है। अभी आ जाओ बात करो, अभी देखो मैक नंबर सर 0.5 है, मतलब मैक नंबर लेस देन 1 है सर, हाँ लेस देन 1 है, मतलब मैक नंबर लेस देन 1 है, इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वेलोसिटी ऑफ साउंड से कम है। हाँ सर, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट वेलोसिटी ऑफ साउंड से कम है सर। तो उस केस में क्या होगा, ये जो हवा है ना दोस्त, अगर मैं इसको मिटा दूं,
तो आगे तो ठीक है, ये यहां पे एक वेक रीजन फॉर्म करेगा जब इस केस में होगा, यहां पे एक वेक रीजन फॉर्म करेगा, जिसके कारण से यहां पे जो प्रेशर जनरेट हो जाएगा वो ज्यादा होगा कंपेयर टू दैट, क्योंकि वेलोसिटी कम है, प्रेशर का ज्यादा होगा, तो यहां पर प्रेशर ज्यादा जनरेट हो जाएगा, मतलब हो जाएगा लार्जर बिहाइंड द ऑब्जेक्ट। ऐसे भी सोचो, जब कोई चीज मूव कर रहा है ना, मैं ऐसे ही बता दो कभी का, जैसे कभी का तुम गाड़ी चलाते हो ना, मान लो तुम्हारा विंडो है, विंडो के अगर तुम क्या करोगे, हल्का डाउन कर दो, बाय 4 व्हीलर चला रहे हो आप, 4 चक्का, पहले आपका पूरी तरह से डोर और ये विंडो बंद है, ठीक है, अब हल्का विंडो को डाउन करो, हल्का, तब तुम देखोगे तुम्हारा जो मुंह यहाँ का बाल है ना, यहाँ वाला बाल मुंह पे आने लगता है। अरे कभी देखे हो, यहाँ वाला बाल कहाँ आता है, आपको मुंह पे आने लगता है, क्यों आने लगता है? इसी कारण से आने लगता है सर, इसी कारण से आने लगता है सर। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर जो प्रेशर परसेंट जो हो जाएगा पीछे में ज्यादा हो जाएगा। अब मैं आपको एक बात बताता हूं, मुझे बताओ ये कब होगा, विथ इन मैक कोण कब बनेगा, जब मैक नंबर 1 से ज्यादा होता है दोस्त, 1 से लेके 5 तक। अगर 6 से ज्यादा है मैक नंबर तो नेचर चेंज हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपके बीपीएससी में आया हुआ था, आपको सारे चीज पता चल चुका होगा कैसे हम मैक नंबर होता है। इसीलिए कभी जब तुम लोग मैं जब फ्लूइड मैकेनिक्स में डायमेंशन एनालिसिस की बात करता हूं तो मैक नंबर क्यों डिजाइन करते हैं हम लोग, मैक नंबर जितना भी हाइपरसोनिक मिसाइल वगैरह है उसका मॉडल बनाने के लिए हम यूज करते हैं, बाद में इसको प्रोटोटाइप एक्चुअल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं, दोनों को हम कंपेयर करते हैं। चलो ठीक है सर, तो याद रखना लार्ज बिहाइंड द ऑब्जेक्ट। और एक बात बताता हूं, लेकिन सर अगर ये मैक नंबर 1 से ज्यादा होता, सुनो बात, 1 से ज्यादा होता तब क्या होता, तब ये जो हवा जा रहा है ना, ये हवा, इसको यहां पे आने के लिए टाइम ही नहीं मिलता। बात समझो, अभी ये वेलोसिटी ऑफ साउंड कम है, ज्यादा है वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कम है, तो हवा जो है ना, इस हवा को टाइम मिल रहा है यहां पे आने के लिए, और यहां पे आके ये प्रेशर जनरेट कर दे रहा है, ज्यादा कर रहा है। लेकिन अगर ये बहुत फास्ट में जाता, अगर ये भी ज्यादा होता इस VS से, तो उस केस में इसके पास ये सफिशिएंट टाइम नहीं मिलता कि यहां पे आके वे प्रेशर वेव जनरेट करे, तो उस केस में उसकी नेचर कुछ और हो जाएगा, और बहुत जोर से जाएगा तो नेचर कुछ और हो जाएगा। जब हम मैक नंबर की बात करेंगे क्लास में, हम पूरी डिटेल में इसके बारे में चलेंगे और बात करेंगे। अगला क्वेश्चन पे आ जाओ, बहुत इजी क्वेश्चन, SI यूनिट ऑफ काइनेमेटिक विस्कोसिटी है ना, कुछ इजी चीज भी आती है। ओवरऑल मैं बताऊं, फ्लूइड मैकेनिक्स का जो क्वेश्चन है ना, ओवरऑल मॉडरेट है। अगर मैं 2024 की बात करूं, 2022 का भी देख लूं, तो मॉडरेट मतलब कुछ ज्यादा टफ नहीं है, वैसे नहीं काफी टफ है, मतलब मॉडरेट से भी इजी, मतलब मॉडरेट टुवर्ड्स इजी इंक्लाइंड, ऐसा इसका लेवल। सो काइनेमेटिक विस्कोसिटी आप समझ रहे हो क्या होता है, बताओ म्यू कैसे करते हो, म्यू अपॉन रो, यही करते हो ना दोस्त। तो म्यू क्या होता है बताओ, तो बोलोगे सर म्यू जो होता है हमारे पास पास्कल सेकेंड होता है, और डेंसिटी क्या होता है केजी पर मीटर क्यू होता है, नहीं होता है दोस्त। अब बोलोगे सर कहाँ नहीं मैच कर रहा है, पास्कल को तोड़ दो ना, पास्कल क्या होता है न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर, अरे नहीं होता है क्या, न्यूटन को क्या लिखोगे, न्यूटन F इक्वल टू ma लिखते हो ना दोस्त, F इक्वल टू ma, F का यूनिट न्यूटन, m का यूनिट केजी, a का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो न्यूटन को मैं क्या लिखता हूँ केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, अपॉन में एक मीटर स्क्वायर था, तो यहां से कुछ तुम्हारे पास आ जाएगा। देखो मैं पास्कल को लिखता हूँ न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर, न्यूटन को लिखता हूँ केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, समझ में आ गया बात, अपॉन मीटर स्क्वायर, तो मीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड अपॉन केजी, मीटर के एक ऊपर चला जाएगा तो एक मीटर के, अब इसको ब्रेक करो, देखो केजी से केजी गया, समझ में आ गया बात, 1 सेकेंड से 1 सेकेंड बचेगा, ऊपर कितना होगा मीटर का पावर 4 मीटर 2, तो क्या बचेगा मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड, तो आंसर हो जाएगा मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। डी फॉर डेली इज द राइट आंसर, ठीक है। अच्छा कभी कभी इसको डायमेंशन भी पूछा जा सकता है, व्हाट विल बी डायमेंशन, तो डायमेंशन क्या होगा बताओ, मीटर का क्या हो जाएगा L का पावर 2 T के पावर -1, तुम चाहो तो M के पावर 0 लगा दो, ये उसका डायमेंशन है। तो देख लो कभी डायमेंशन भी पूछा जा सकता है, सरफेस टेंशन का डायमेंशन बहुत फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है एग्जाम में, सरफेस टेंशन का, इसका नहीं पूछेगा तो याद रखना। अच्छा मुझे और बताओ काइनेमेटिक विस्कोसिटी का CGS यूनिट क्या होता है दोस्त, स्ट्रोक होता है, याद रखना CGS यूनिट क्या होगा इसका, स्ट्रोक। काइनेमेटिक डायनेमिक विस्कोसिटी का ऐसा यूनिट क्या होगा, ऐसा यूनिट उसका क्या होता है बताओ पास्कल सेकेंड, और पॉइज क्या होता है उसका CGS यूनिट होता है, याद रखना 10 पॉइज इक्वल टू 1 पास्कल सेकेंड होता है, ये सब भी आपको याद रखना है दोस्त। आगे आ जाओ, फॉर न्यूटोनियन फ्लूइड, ये भी हमारा फ्लूइड स्टैटिक्स से क्वेश्चन लिया गया, मैं आपको बताया था एनालिसिस में 70% क्वेश्चन फ्लूइड स्टैटिक्स से पूछा गया, तो फ्लूइड स्टैटिक्स पे अच्छा से फोकस करो, 22 हो चाहे 18 की एग्जाम हो, 19 का हो 24 का हो, हर साल यहां से क्वेश्चन आया हुआ है। सो फॉर न्यूटोनियन फ्लूइड शियर स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू शियर स्ट्रेन, शियर स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ शियर स्ट्रेन,
rate of shear stress is proportional to shear strain, rate of shear stress is proportional to rate of shear strain। तो न्यूटोनियन फ्लूइड क्या था, tau is proportional to d phi upon dt, है ना, ये phi है shear angle upon time, तो ये क्या हो गया, रेट ऑफ शेयर एंगल या रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन, अपॉन में टाइम आ गया ना, तो क्या होता है रेट ऑफ क्या ये शेयर स्ट्रेन, ठीक है, या डिफॉर्मेशन भी बोलते हैं इसको। सुनो, इसको बहुत सारा नाम से जानते हैं दोस्त, इसको मैं रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन बोलता हूँ या शेयर स्ट्रेन रेट बोलता हूँ, इसी को मैं रेट ऑफ डिफॉर्मेशन बोलता हूँ या डिफॉर्मेशन रेट बोलता हूँ। तो देख लेना ऑप्शन में क्या है, रेट ऑफ डिफॉर्मेशन है या डिफॉर्मेशन रेट है, रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन है या शेयर स्ट्रेन रेट है, जो भी है टॉप। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रेट ऑफ शेयर, अच्छा यहाँ पे रेट है सर, ऑप्शन डी नहीं होगा, रेट ऑफ शेयर स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन, गलत बात, रेट ऑफ शेयर, रेट काटो, रेट जैसे शेयर स्ट्रेस की बात कर रहा है, रेट तो शेयर स्ट्रेन में आएगा सर, शेयर स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन, मुंबई इज द राइट आंसर। शेयर स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू शेयर स्ट्रेन ये किसके लिए होता है, ये फ्लेक्सिबल बॉडी के लिए होता है, किसके लिए होता है बताओ, फ्लेक्सिबल बॉडी। फ्लेक्सिबल बॉडी का क्या मतलब है, जैसे ये बॉडी है ना दोस्त, जब आप इस पे लोड लगाओ, लोड लगाओगे शेयर लोड, तो बॉडी कैसा बन जाएगा बताओ, आप बोलोगे सर बॉडी कुछ इस तरह से बन जाएगा, नहीं, और यही एंगल हमारा फाई कहलाता है। अब खुद सोचो, ये टॉ है, टॉ जितना ज्यादा होगा फाई उतना ज्यादा होगा, है ना, टॉ जितना ज्यादा होगा फाई उतना ज्यादा होगा। तो यहाँ पे जो शेयर स्ट्रेस है प्रोपोर्शनल टू शेयर स्ट्रेन है, जब तुम किसी फ्लेक्सिबल बॉडी की बात कर रहे हो, राइट, यहाँ पे नहीं होगा, तो याद रखोगे बी फॉर मुंबई इज द राइट आंसर। चलो अगला क्वेश्चन पे चलते हैं अपने लोग। अगला क्वेश्चन क्या है, अच्छा आ जाओ, ए स्ट्रीमलाइन बॉडी इज डिफाइंड एज द बॉडी व्हिच द फ्लो इज लेमिनार, द फ्लो इज अलोंग द स्ट्रीमलाइंस, द फ्लो सेपरेशन आर सप्रेस्ड एंड द ड्रैग इज जीरो। ये भी हमारे बीपीएससी यही का क्वेश्चन है, क्या बताओगे आप, बता दो जरा, व्हाट यू कैन से द आंसर ऑफ दैट वन, बताओ। मैं बस समझ, आपको मुझे पता है यहाँ पे बच्चा क्या करेगा, 90% बच्चा बी के साथ जाएगा, जो कि गलत है, वो देखेगा अच्छा यहाँ भी स्ट्रीमलाइन है, यहाँ भी स्ट्रीमलाइन है। एग्जामिनर को सब पता है कि आप क्या गलती करोगे, ये पिछला 30 साल से यही काम कर रहा है, तो आपका मेंटलिटी इसको पता है कि हाउ स्टूडेंट इज गोइंग टू बी थिंक, वो पढ़ा नहीं होगा, सोचेगा अरे यार यही तो मिल रहा है, लगा दो। बी गलत है दोस्त, बी क्या है, गलत है, तो सही क्या है सर। पहले स्ट्रीमलाइन बॉडी हम किसको बोलते हैं, किसको बोलते हैं स्ट्रीमलाइन बॉडी, तो स्ट्रीमलाइन बॉडी ऐसा बॉडी है दोस्त, या इस तरह से बॉडी को डिजाइन करते हैं जो फ्लो सेपरेशन को रोकने का कोशिश करता है। बॉडी का ऐसा डिजाइन, जैसे तुमने देखा होगा जब हम बात करते हैं एरोप्लेन का डिजाइन, आपने देखा होगा आगे है ना नोजल के तरह, तो ये स्ट्रीमलाइन बॉडी है। स्ट्रीमलाइन बॉडी इस तरह का बॉडी है, या ऐसा डिजाइन हम करते हैं बॉडी को जिसमें फ्लो सेपरेशन की जो चांसेज है उसको मिनिमम से मिनिमम कर दें, फ्लो सेपरेशन की चांसेस। तो याद रखना वो क्या करता है, स्ट्रीमलाइन बॉडी ऐसा बॉडी को बोलते हैं जो फ्लो सेपरेशन को क्या करता है, सरप्रेस्ड करने का कोशिश करता है या इसको रिड्यूस करने का काम करता है। स्ट्रीमलाइन बॉडी में ड्रैग इज जीरो, कोई जरूरी नहीं दोस्त, स्ट्रीमलाइन बॉडी ड्रैग, यहाँ पे ड्रैग क्योंकि स्ट्रीमलाइन बॉडी दुनिया में कोई बॉडी है ड्रैग हर जगह आएगा अनलेस एंड अनटिल बॉडी परफेक्टली स्मूथ नहीं है। अगर ये बॉडी सरफेस रफनेस होगा तो कहीं ना कहीं जब हवा फ्लो करेगा तो यहाँ पे ड्रैग आएगा ही आएगा, है ना। तो स्ट्रीमलाइन बॉडी रियल बॉडी है तो यहाँ पे ड्रैग होगा, ड्रैग जीरो नहीं होगा, है ना। ड्रैग का वैल्यू कुछ ना कुछ होगा। ड्रैग क्यों आता है, फ्रिक्शन के कारण आता है दोस्त। हाँ, अगर ये सरफेस पूरी तरीका से स्मूथ हो जाए, जो कि असंभव है, जो कि असंभव है, दुनिया में कोई भी चीज परफेक्टली स्मूथ नहीं बना सकते हैं। अगर हम थ्योरेटिकली मान, अगर ऐसा होता है तब यहाँ पे कोई चीज ट्रैप नहीं होगा, तब शेयर ड्रैग जीरो होगा। तो ये बात गलत है। फ्लो अलोंग द स्ट्रीमलाइन फर्जी की बात है, इससे कोई मतलब नहीं है। फ्लो इज लेमिनार नहीं, स्ट्रीमलाइन बॉडी चाहे फ्लो लेमिनार हो या टर्बुलेंट हो, इससे इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों जगह आपको दिखेगा, लेमिनार में भी दिखेगा, टर्बुलेंट में भी दिखेगा। जो मिनोट्स नंबर के आधार पे जज कर लेंगे फ्लो हमारा क्या है, समझ रहे हो बात। तो इस तरह से फ्लो इज लेमिनार, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि स्ट्रीमलाइन बॉडी सिर्फ लेमिनार के लिए, हमें टर्बुलेंट में भी दिखता है। और इम्पैक्ट मैं एक बात बताऊं आपको, तुम जितना फ्लो आप अपने लाइफ में देखो ना दोस्त, टर्बुलेंट, आपने सारा टर्बुलेंट देखा होगा। मैं बताऊं आज तक अपने जिंदगी में आप एक आध बार लेमिनार देखा होगा, एक आध बार, या वो भी नहीं देखा होगा। जितना फ्लो आप आज तक देखे हो सभी के सभी लेमिनार फ्लो नहीं है, सभी के सभी टर्बुलेंट है, लेमिनार तो है ही नहीं। मैं वीडियो में क्लास में दिखाया करता हूं कि कैसा लेमिनार दिखता है। लेमिनार फ्लो ऐसा होगा लगेगा फ्लो हो ही नहीं रहा है, लगेगा फ्रीज हो चुका है पानी। एक काम करना, वीडियो जाओ यूट्यूब पे सर्च करना लेमिनार फ्लो, तुम्हें इसका वीडियो आ जाएगा, मैं क्लास में दिखाता हूं। ऐसा होता है कि लगेगा फ्लो हो ही नहीं रहा है,
समझ रहे हो बात। तो दिन जितना तुम देखे हो ना दोस्त अपनी जिंदगी में, सभी के सभी आपने टर्बुलेंट फ्लो ही देखा है, चाहे पाइप फ्लो की बात करो, जो भी फ्लो आप देखते हो टर्बुलेंट ही है। तो स्ट्रीमलाइन बॉडी टर्बाइन टर्बुलेंट के लिए भी डिजाइन रहता है और लेमिनार के लिए भी होता है। तो ऐसा कुछ नहीं कि लेमिनार होना चाहिए। तो याद रखोगे दोस्त, इस तरह की बातें आप आया हुआ है, आगे भी आएगा, बार बार आता है, तो हमें इसको कवर करना है। अगला क्वेश्चन आ जाओ। While flow through 200 mm diameter horizontal cast iron pipe, horizontal क्या बाबू, cast iron pipe, फ्रिक्शन फैक्टर आपको पता है F equal to 0.025 and length of 50 meter. The volumetric flow rate is given 0.32 meter cube per second. The head loss due to friction assume, ऐसे करके है, ये भी इजी क्वेश्चन है। हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन पूछा जा रहा है। आप जानते हो डार्ची इक्वेशन दोस्त, HF क्या होता है बताओ जरा। आप बोलोगे सर 4FL v² अपॉन 2GD होता है सर, है ना। यहां पे याद रखोगे F जो है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, लेकिन क्वेश्चन में सर फ्रिक्शन फैक्टर दे रखा है, तो इसी को लिखने का तरीका होता है स्मॉल f L v² अपॉन 2GD। ध्यान रखना, यहाँ पे कैपिटल F है, इसको हम फ्रिक्शन कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बोलते हैं, स्मॉल f को हम फ्रिक्शन फैक्टर बोलते हैं या डार्ची फ्रिक्शन फैक्टर बोलते हैं। दोनों क्वेश्चन में हो सकता है, कभी कभी फ्रिक्शन फैक्टर दे देता है, कभी कभी डार्ची फ्रिक्शन कभी कभी ये डार्ची फ्रिक्शन फैक्टर दे देता है, ठीक है। तो दोनों बात एक ही है, याद रखना। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की बात होगा तो F होगा, और डार्ची फ्रिक्शन फैक्टर या फ्रिक्शन फैक्टर हो तो F डैश होगा। फिलहाल क्वेश्चन में हमें F डैश पता है सर, ये कितना पता है 0.0225। सर L पता है क्या हमें, L पता है अबाउट 200 mm डायमीटर हॉरिजॉन्टल कास्ट आयरन पाइप, इतना लेंथ 500 मीटर। हाँ सर L भी पता है कितना 500 मीटर। और क्या पता है हमें सर, क्या हमें D पता है, हाँ D भी पता है, कितना पता है 200 mm डायमीटर, ये भी हमको पता है सर 200 mm डाया। ओके सर, हमको यहाँ पे भी नहीं पता है, जी तो हमें पता है 9.81, हमें भी नहीं पता है, कोई बात नहीं निकाल लेंगे। भी कैसे निकालेंगे सर, सर बताओ। एरिया इंटू वेलोसिटी इक्वल टू डिस्चार्ज होता है, क्वेश्चन में वॉल्यूम फ्लो रेट दे रखा है 0.32। एक्चुअली ये मिसप्रिंट है दोस्त, ये वैल्यू आएगा 0.032 होगा, ये मिसप्रिंट है, मैं देखा था। सो एरिया इंटू वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्चार्ज इक्वल टू 0.032। क्या यहाँ से आपको वेलोसिटी नहीं निकल जाएगा क्या, 0.032 अपॉन एरिया, एरिया क्या हो जाएगा π/4d²। क्या यहाँ से भी नहीं निकल जाएगा, लेकिन एक बात समझो, एक बात और समझो दोस्त। यहाँ बोलोगे सर एक बात बताओ मेरे को, अब बताओ यहाँ पे कैलकुलेटर तो है ही नहीं, है ना, कैलकुलेटर तो नहीं है ना सर। अगर कैलकुलेटर होता तो हम इजीली कैलकुलेट कर लेते। तो अभी यही इसलिए मैं बोलता हूँ थोड़ा प्रैक्टिस करो न्यूमेरिकल का दोस्त विदाउट कैलकुलेटर, क्योंकि बीटेक में ना आप लोग जनरली बच्चे कैलकुलेटर का हैबिचुअल हो जाता है, सिचुएशन भी ऐसा होता है, गेट में भी है, तो मुश्किल हो जाएगा। तो यूज करो थोड़ा सा ना, अपना जो होता है ना इसको यूज करना सीखो, विदाउट कैलकुलेटर कैलकुलेशन करना सीखो आप। फिलहाल मैं आपके लिए सॉल्व करके लाया हूँ मैं वैल्यू, लेकिन मुश्किल तो है यहाँ से सॉल्व करना। जो v का वैल्यू आ जाएगा दोस्त, एक बार सॉल्व कर लेना, ये आ जाएगा 10.18 मीटर पर सेकेंड। एक बार देख लेना 10.18 π/4d² करोगे, ये 0.2 हो जाएगा का स्क्वायर, यहाँ से तुम कर लोगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा v, लेकिन यही बात है π/4 सब है तो थोड़ा कैलकुलेशन में आपको होगा, इसीलिए याद रख लो पाई का वैल्यू कितना होता है 22.7 जो कहते हो, इसके अनुसार भी जा सकते हो। तो एग्जाम में आप आया हुआ क्वेश्चन है तो करना पड़ेगा आपको, इसलिए प्रैक्टिस करो दोस्त, फोकस करो। चलो भी आ गया तो HF अब हमें दिक्कत नहीं है सर, हमारे पास आ गया 4 तो छोड़ो F डैश L v² अपॉन 2GD। अब हमारे पास सारा डाटा है सर, सारा डाटा पुट करो, सारा डाटा। F डैश की वैल्यू हमारे पास पता, मैं ये लिख देता हूँ, मैंने लेके लिखा हूँ। तो यहाँ से जो HF तुम निकाल रहे हो, तो HF का जो वैल्यू आ जाएगा 0.0225 इंटू 500 लेंथ दे रखा, 10.18 वेलोसिटी था स्क्वायर अपॉन 2GD 2। अब देखो ये भी कैलकुलेशन कितना मुश्किल है दोस्त, है ना 0.2। ये भी कैलकुलेशन क्या इतना आसान है क्या, मुश्किल है, अप्रोक्सीमेट करना पड़ेगा आपको, ठीक है। इसको सॉल्व करने के बाद तकरीबन जो आंसर आ जाएगा ये 18 हो जाएगा, 18। अब यहाँ पे 18 के अप्रॉक्स आ जाएगा। एक बार यहाँ पे एक डाटा को मिसप्रिंट होगा, देख लेना। डिस्चार्ज कितना दे रखा है, मैंने क्या किया 0.032, तो ये वैल्यू देख लेना 1 पॉइंट आएगा, आई थिंक 0.032 है, तो इसके अनुसार वेलोसिटी ये देख लेना क्या आता है, 1 पॉइंट समथिंग आएगा, जो भी आएगा चेक कर लेना एंड यू विल गेट द आंसर दैट वन, ठीक है। चलो तो आपको याद रखना है दोस्त ऐसा। अगला क्वेश्चन आते हैं आपके स्क्रीन पे, देखो
मैनोमीटर देखो कितना कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, तुम बोलोगे आसान है। अभी मुझे बताओ, अगर आप पढ़े हो मुझे बताओ आंसर क्या होगा। मैनोमीटर यूज्ड टू मेजर, इसका प्रेशर इन अ पाइप चैनल एक्सेट्रा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वेरी लो प्रेशर, डिफरेंस ऑफ प्रेशर बिटवीन 2 पॉइंट्स। अब अगर मैं आपसे पूछूंगा इसका आंसर बताओ, तो मुझे बच्चा बताएगा कि सर मुझे तो सारा आंसर सही लग रहा है, और लग रहा है आपको कोई गलत नहीं है। तो यहाँ मुझे मैं स्टूडेंट जब पूछा क्लासरूम में, जब मैं पढ़ा रहा था कि यार बताओ क्या होगा आंसर, तो बोला सर आपने तो पढ़ाया था मैनोमीटर। बोला हाँ मैंने पढ़ाया था। तो सर आपने पढ़ाया था कि मैनोमीटर से हम पाइप जो है प्रेशर पाइप में मेजर करते हैं। हम बोला हाँ मैंने पढ़ाया था। सर आपने ये भी पढ़ाया था कि चलो मैनोमीटर तो बैरोमीटर को हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करते हैं। सर आपने ये भी पढ़ाया था मैनोमीटर का एक पार्ट था पीजोमीटर। मैनोमीटर को हम बहुत तरह से डिवाइड करते हैं ना, सिंपल मैनोमीटर, फिर डिफरेंशियल मैनोमीटर। सिंपल मैनोमीटर हमारे पास एक पीजोमीटर था सर। पीजोमीटर का काम था वेरी लो प्रेशर मेजर करना सर, वेरी लो पॉजिटिव गेज प्रेशर, है ना। फिर डिफरेंस ऑफ प्रेशर बिटवीन 2 पॉइंट्स। तो अब सर बताओ हम कौन सा आंसर लगाए सर, हमें तो सारा सही लग रहा है, कौन सा आंसर लगाए बताओ। अब देखो प्रेशर इन पाइप एंड चैनल एक्सेट्रा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं होगा दोस्त, क्योंकि इसके लिए हम बैरोमीटर यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? बैरोमीटर, लोकल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब देखो यहां पे दे रखा है वेरी लो प्रेशर, तो मैनोमीटर का डिफरेंट टाइप्स होता है, इससे हम वेरी लो प्रेशर को भी मेजर कर सकते हैं। नेगेटिव गेज प्रेशर U2 मैनोमीटर के थ्रू मैं नेगेटिव गेज प्रेशर भी मेजर कर सकता हूं। अलग बात है पीजोमीटर से हम नहीं कर सकते हैं, पीजोमीटर से आप नेगेटिव गेज प्रेशर मेजर नहीं कर सकते हो, लेकिन U2 मैनोमीटर से तो हम कर सकते हैं ना। तो सर इसका हमें क्या, देखो कभी भी दोस्त जब एक से ज्यादा ऑप्शन आपको सही लगे तो कोशिश करो जो सबसे ज्यादा बेस्ट आंसर होगा वो हमें देना चाहिए। जैसे यहाँ देखो एटमॉस्फेरिक प्रेशर में बात करूं, इसके लिए हम बैरोमीटर यूज कर लेंगे। वेरी लो प्रेशर की बात करते हो, बशर्ते पॉजिटिव होना चाहिए, तो हम पीजोमीटर यूज कर लेंगे। अब देखो मैनोमीटर से सबसे बेस्ट आंसर हम क्या दे सकते हैं? डिफरेंस ऑफ प्रेशर बिटवीन 2 पॉइंट। हालांकि फिर से बता दूं ये डिफरेंशियल मैनोमीटर का पार्ट है। ये किसकी पार्ट है? डिफरेंशियल मैनोमीटर, क्योंकि डिफरेंशियल मैनोमीटर ही डिफरेंस पॉइंट, 2 पॉइंट के बीच का डिफरेंस मेजर करके देता है आपको। तो मैनोमीटर के अनुसार हम आंसर किसको लगाएंगे? डी लगाएंगे। उन्होंने भी डी दिया था, ठीक है। 2 पॉइंट के बीच का जो डिफरेंस मेजर करता है, इसका पूरा नाम होता है डिफरेंशियल मैनोमीटर। बट डिफरेंशियल मैनोमीटर इज अ पार्ट ऑफ मैनोमीटर, तो मेन काम यही होता है हमारा, इसलिए हम इसको क्या करेंगे? डी को प्रेफर करेंगे, और आंसर हम किसको देंगे? डी देंगे। तो यहाँ पे देखो मैं बताता हूं आपको, लगाओगे क्वेश्चन से क्या पूछा। ये क्वेश्चन आपका डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी बता रहा है कि आप डिसीजन कैसा ले रहे हो। लाइफ में ऐसा सिचुएशन आएगा जब आपको एक से ज्यादा चीजें सही लगेगा, तो उसमें से कोई एक ऐसा रास्ता होगा दोस्त जो आपके लिए सबसे बेस्ट होगा, एंड यू हैव टू बी चूज दैट वन। मैं बताता हूँ कभी क्लास में, तुम्हें शादी करना है, लड़कियां की रिश्ता आई, 4 लड़की है, चारों आपको बहुत अच्छी लगती है, तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि चारों से शादी करोगे। यू हैव टू बी मैरी ओनली 1 गर्ल, एंड ऑब्वियसली आप देखोगे उस चारों में सबसे बेस्ट क्या है जो तुम चाहते हो, उसके अनुसार आप करोगे। तो सेम यहाँ पे आपका आएगा। सो डी फॉर दिल्ली इज द राइट आंसर। चलो अगला क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। ये देखो द डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम, ये बहुत थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, हर एग्जाम में आता है दोस्त। तो डेंसिटी जो मैक्सिमम होता है ना, याद रखना 4 डिग्री, क्योंकि लड़का अगर कंफ्यूज करता है -4 लगा देता है। 4 डिग्री सेल्सियस पे आपका जो डेंसिटी होगा हमारा मैक्सिमम होता है वाटर का, जो लगभग 99.95 का अप्रॉक्स होता है। 1000 वहां भी नहीं होता, बट हम लोग मान के चलते हैं 1000। चलो अगला क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। ए हाइड्रोलिक प्रेस हैज ए रैम ऑफ 15 cm diameter and plunger of 1.5 cm. It is required to lift the weight of 1 ton. The force required on the plunger is equal to. अब आप मुझे बताओ, अगर आपने मेरा बीपीएससी 2024 का सॉल्यूशन देखा होगा, है ना, जो इसी चैनल पे पढ़ा होगा, आप जाकर देख लो, यहां पर भी ये क्वेश्चन आया था, सेम क्वेश्चन बट ऑप्शन इज डिफरेंट। हाँ, बस ओनली ऑप्शन इज डिफरेंट, सेम क्वेश्चन है। तो देखो जो 2024 में 22 में था वो 2024 में भी पूछा गया है, सेम क्वेश्चन सेम डाटा, ठीक है। वहां पे जी का वैल्यू 9.81 लिया था, यहां पे जी का वैल्यू 10 लिया है। मैंने वहां पर भी सॉल्यूशन किया था, यहां भी कर रहा हूं। तो देखो इसका मतलब मैं ये समझ सकता हूं कुछ क्वेश्चन है दोस्त जो डायरेक्ट रिपीट हो रहा है। अगर मैं 2012 का क्वेश्चन दिखूंगा तो 2019 में 2 क्वेश्चन था 2012 का। मैं एफएम की बात करूं, अदर सब्जेक्ट के भी मैं देखूंगा तो बताऊंगा आपको। जब 2018 का क्वेश्चन भी कुछ क्वेश्चन सेम था, ओनली ऑप्शन चेंज, अ लिटिल बिट डाटा चेंज। तो अगर आप पीवाईक्यू भी अच्छा से देख लो बढ़िया से, तो बहुत हद तक क्वेश्चन आप कर लोगे। तो ये देखो ये हाइड्रोलिक प्रेस का क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन था, हमने देखा था, मैं सीधा बताया था आपको, उस टाइम भी बताया था, फिर से बता रहा हूं। ये हमारे पास कुछ इस टाइप से है, ठीक है। देखो ऐसा हमारे पास, ये हमारा रैम है दोस्त, और ये हमारे पास जो प्लंजर बोलते हो ना, प्लंजर है, ये 1.5 सेंटीमीटर का है, और ये तुम्हारे पास 15 सेंटीमीटर का डायमीटर है, राइट। इट इज रिक्वायर्ड टू लिफ्ट द वेट ऑफ 1 टन। यहाँ पे तुम्हें 1 टन का कोई बॉडी है, 1 टन मतलब 1000 kg,
1000 कोई बॉडी है, इसको लिफ्ट करना है, तो यहां पे तुम्हें कितना प्रेशर लगाना पड़ेगा ताकि इसको लिफ्ट कर ले। याद आ रहा है, पिछला वीडियो मैंने सॉल्व किया था, याद आ रहा है आपको? अब यहां पे कितना फोर्स अप्लाई करना पड़े ताकि इसको ये लिफ्ट कर ले। मुझे बताओ ये किस कॉन्सेप्ट पे काम करेगा? बताओ, किसी एक पॉइंट पे जो तुम प्रेशर, जैसे ये पॉइंट है तो यहां पे जितना प्रेशर होना चाहिए वहां पर भी उतना प्रेशर होना चाहिए, तभी फ्लूइड स्टैटिक्स में रहेगा, अदरवाइज फ्लूइड क्या कर जाएगा, मूव कर जाएगा। सपोज करो ये पॉइंट 1 है, ये पॉइंट 2 है, तो बोलोगे सर पॉइंट 1 पे जो प्रेशर है वही प्रेशर पॉइंट 2 पे भी होना चाहिए, क्योंकि फ्लूइड स्टैटिक्स है सर, फ्लूइड रुका हुआ है सर, अगर प्रेशर डिफरेंस होगा तो फ्लूइड फ्लो करने लग जाएगा सर। अच्छा, मतलब सर P1 इक्वल टू P2 होना चाहिए? हाँ बिल्कुल होना चाहिए, P1 इक्वल टू P2 बिल्कुल होना चाहिए। तो मुझे बताओ, जब P1 इक्वल टू P2 की हम बात करते हैं तो P1 क्या लिखोगे, F1 अपॉन A1 इज इक्वल टू व्हाट माय डियर फ्रेंड्स, F2 अपॉन A2। हाँ सर F1 कितना है सर, हमें कैलकुलेट करना है सर, सो F1 अपॉन A1, मैं यहाँ लिखता हूँ F2 कितना है सर, देखो 1000 kg, तो लोड है ना, लोड को mg, लोड में फोर्स मतलब mg ना, तो आप बोलोगे सर 1000 और g का वैल्यू मैं सेफ्टी के लिए 10 ले लेता हूँ, अपॉन A2, A2 कितना है सर, A2 हो जाएगा π/4 d स्क्वायर। हाँ सर हो जाएगा, तो सिंपली यहाँ से क्या आप F1 नहीं निकाल सकते हो क्या? अरे सर ये तो मजाक था, बिल्कुल मजाक था दोस्त, कभी करता है, बस आपको पता होना चाहिए कि मजाक हो रहा है। हाँ डी स्क्वायर, डी कितना है सर, 1.5 का स्क्वायर अपॉन π/4 15 का स्क्वायर, राइट। चलो π/4 गया दोस्त, अब मैं नहीं करूंगा, अब आप कर लोगे, इतना तो मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। 1000, अब मत बोलो यार, 1.5 गुने 1.5 बट्टा बताओ 15 गुने 15। अब देखो ये पॉइंट है, यहाँ पे 100 आ जाएगा, इसको उड़ाओ तो 2 0 100, 15 15 15 15 10, अरे कितना जीरो, 100 आ गया, कुछ गलती तो नहीं की हो ना, 1000 1 टन, ठीक है। लेट मी सी द आंसर, 100 kg है ना, हाँ 100 kg। यहां से सॉल्व करो, सॉल्व करने के बाद हमारे पास यहाँ पे जो वैल्यू आ जाएगा, सॉल्व करो यहाँ से, तो ठीक है ना, 00 से mg, ये 100, यहाँ से आंसर कितना आ जाएगा, 100 हमारे पास आ जाएगा, ठीक है 100, तो हमारे पास ये आंसर हो जाएगा। मतलब सुनो, यहाँ पे अगर मैं 100 kg का ब्लॉक दे दूं तब ये 1000 kg का ब्लॉक को क्या कर सकता है, लिफ्ट कर सकता है, मतलब 10 गुना। यहाँ पे अगर मैं 100 kg का ब्लॉक रखूं प्लंजर पे, तो रैम का कितना, 1000 kg। यही कॉन्सेप्ट पे यूर वर्क करता है आपका हाइड्रोलिक प्रेस, हाइड्रोलिक रैम, हाइड्रोलिक जेट। हाइड्रोलिक रैम देखियो, क्रेन देखियो, तुम हल्का एफर्ट लगाते हो ये कितना को लिफ्ट कर लेता है। इसी कॉन्सेप्ट, मैं यहाँ पे हल्का एफर्ट लगाऊंगा, यहाँ पे उसका बहुत ज्यादा इफेक्ट दिखेगा, इसी कॉन्सेप्ट पे काम करता है। तुमने सुना हाइड्रोलिक प्रेस बहुत यूजफुल होता है, अगर हम पैर से ब्रेक लगाएंगे तो बहुत एफर्ट लगाना पड़ेगा, अगर हाइड्रोलिक होगा तो थोड़ा एफर्ट लगने से ज्यादा हमें इफेक्ट दिखेगा। आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है? तो याद रखोगे दोस्त ये बात, इसीलिए हाइड्रोलिक और ये क्वेश्चन आएगा क्योंकि 2 बार लगातार आ चुका है, इस टाइप का आ सकता है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है दोस्त, द कंडीशन फॉर द स्टेबल इक्विलिब्रियम ऑफ फ्लोटिंग बॉडी। ये ऐसा क्वेश्चन है जो सब एग्जाम में आता है, कोई ऐसा एग्जाम है ही नहीं जहां पे ना आया हो, ठीक है। आ जाओ, स्टेबल कंडीशन ऑफ फ्लोटिंग बॉडी, मेटा सेंटर शुड बी अबव द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, द सेंटर ऑफ buoyancy and center of gravity must lie on the same vertical line, writing couple should be formed, okay, all of the above। ये भी क्या है बताओ, मुझे बताओ क्या है सर, मेटा सेंटर, यहाँ पे बात है फ्लोटिंग, ये बॉडी फ्लोट कर रहा है, कोई बॉडी कब सर स्टेबल होगा? याद रखना, स्टेबल होने के लिए एक बात, सीधी सी बात याद रखो, सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचा होना चाहिए, बस एक बात दिमाग में लो। किसी चीज को स्टेबल होने के लिए चाहे ये मूव फ्लोट कर रहा हो, चाहे ये सबमर्ज्ड हो, 2 ही चीज हो सकता है यार, या तो पानी में डूबा होगा या नहीं तो फ्लोट कर रहा होगा, तीसरा क्या होगा? तो याद रखो, चाहे फ्लोट कर रहा हो या सिंक हो गया हो, सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचा होना चाहिए। अब बात करो, अगर कोई बॉडी सिंक हो गया, डूब गया, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेंटर ऑफ बुओयनेंसी से नीचा होना चाहिए। और सर अगर कोई बॉडी फ्लोट कर रहा है तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो सेंटर ऑफ मेटा सेंटर, नोट सेंटर ऑफ मेटा सेंटर से नीचे होना चाहिए। फ्लोटिंग में मेटा सेंटर से नीचा होगा जी स्टेबल, सिंक में जब बॉडी डूब गया है तो सेंटर ऑफ बुओयनेंसी से नीचा होगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी, तब स्टेबल होगा। यही वजह होता है दोस्त। अब मैं आपको बताता हूं, एरोप्लेन आपने देखा होगा ना? हाँ सर बिल्कुल देखें सर, मजाक मत करो। एरोप्लेन देखा होगा, शिप वगैरह भी आपने देखा होगा, तो आपने देखा होगा एरोप्लेन में जो लगेज होता है ना, भारी भरकम चीज, इसको नीचे रखा जाता है ना। आपको बोलता है कि ज्यादा भारी आप केबिन में नहीं ले जा सकते हो, नीचे रखो। क्यों? ताकि प्लेन का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो नीचे रहे।
और ये स्टेबल होकर फ्लोट फ्लाई करे। नहीं तो पता चला ट्रेन प्लेन जा रही है, टर्बुलेंस आया, टर्बुलेंस आया, प्लेन ऐसे ऐसे हुआ, अनस्टेबल था, चला गया, ऊपर से आप ऊपर ही पहुंच जाओगे अगर ऐसे हमने डिजाइन कर ले। तो याद रखना दोस्त, द मेटा सेंटर शुड लाई अबव द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। उसको पता था राजीव सर पढ़ाता है बिलो, तो उन्होंने दे दिया अबव। हाँ ठीक है, अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे है मतलब मेटा सेंटर ऊपर है। हाँ बस एक बात याद रखना दोस्त, स्टेबिलिटी के लिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी को नीचे होना है, बस ये बात याद रखो। मैं बताता हूँ क्लास में, याद रखना कौवा का पेट नीचे होता है। भगवान ने कौवा को बनाया है, क्यों बनाया है? उसको पता था हवा चलेगा तो कौवा गिर न जाए, तो उसका पेट नीचे कर दिया, भारी भरकम चीज नीचे कर दिया ताकि स्टेबल रहे हो। बस चलो आगे की बात फिर करेंगे, क्लास में करेंगे। अभी मैं आता हूं अगला क्वेश्चन पे चलता हूं। ये देखो, द लॉसेज इन ओपन चैनल वेरी प्रोपोर्शनल टू। ओपन चैनल में जितना भी तुम लॉसेज पढ़ रहा होगा दोस्त, याद रखो जितना भी डार्ची की बात करो, किसी की बात करो, ये HF इक्वल टू वी स्क्वायर के प्रोपोर्शन। HF 4FL वी स्क्वायर भी आपने देखा, चाहिए फार्मूला की बात करो वहां पे वी स्क्वायर आ जाएगा, तो ये होता है ना वी स्क्वायर के प्रोपोर्शनल हो जाता है। तो याद रखोगे बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर। अगला नंबर, रेनॉल्ड्स नंबर सिग्निफाई द रेशियो ऑफ। रेनॉल्ड्स नंबर क्या होता है दोस्त बताओ? इनर्शिया फोर्स टू विस्कस फोर्स। याद रखोगे इस चीज, इनर्शिया फोर्स टू विस्कस फोर्स इज नोन एज रेनॉल्ड्स नंबर। इनर्शिया फोर्स टू विस्कस फोर्स इज नोन एज व्हाट? रेनॉल्ड्स नंबर। ठीक है, इनर्शिया फोर्स टू विस्कस फोर्स। सारा डायमेंशनलेस नंबर याद रखना दोस्त, ये होता है, और करोगे तो रो भी एक्स अपॉन म्यू, है ना, या आप बोलते रो भी डी अपॉन म्यू। अगर ये पाइप फ्लो की बात हो रहा है, अगर ये फ्लो ओवर फ्लैट प्लेट हो रहा है, अगर ये पाइप फ्लो है तो डी हो जाएगा। याद रखना ये सभी डायमेंशनलेस नंबर याद रख लो दोस्त, कोई भी पूछा जा सकता है। और कौन सब है? जैसे तुमने जब हम बात करते थे वहां पे आपने पढ़ा होगा ना, क्या बोलते हैं जो डायमेंशनलेस नंबर है, वेरियस नंबर, फ्रॉड नंबर पढ़ा होगा, वेबर नंबर पढ़ा होगा, मैक नंबर पढ़ा होगा, रेनॉल्ड्स नंबर पढ़ा होगा। ये नंबर सब यहां से कोई भी पूछा जा सकता है, थोड़ा इस पे ध्यान दे दो। अगला है फ्लो इज कॉल्ड सुपरसोनिक। मैं भी बताया था, मैक नंबर अगर 1 से कम है तब इसको हम क्या बोलते हैं? सबसोनिक। मैक 1 है तब सोनिक। मैक 1 से 5 है दोस्त, 1 से 5 तब इसको मैं बोलता हूं सुपरसोनिक। और मैक जब 6 से ज्यादा होता है, 10 तक जाता है, तब हम इसको बोलते हैं हाइपरसोनिक। साउंड से 6 गुना स्पीड से जाएगा। तो यहाँ पे सुपरसोनिक की बात हो रहा है। तो मैक नंबर कहां से कहां तक होना चाहिए दोस्त? 1 से लेके 5 तक होना चाहिए, 1 से लेके 5 तक होना चाहिए। हमारे पास बहुत ज्यादा सुपरसोनिक मिसाइल है, अब हम लोग हाइपरसोनिक मिसाइल भी बना लिए हैं, है ना, फिर सिखा देंगे किसी को, कोई बोलेगा तो। क्लियर है? चलो अगला क्वेश्चन रहा आपके स्क्रीन पे, ये न्यूमेरिकल है दोस्त, आराम से कर सकते हो। द डायनामिक विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड, हमें क्वेश्चन में म्यू पता है कितना, 1.2 × 10⁻⁴ पास्कल सेकेंड है बेसिकली, है ना। वेयर एज डेंसिटी हमें रो पता है सर, 600 kg/m³। इजी क्वेश्चन है। काइनेमेटिक विस्कोसिटी पूछा जा रहा है, ये हो जाता है म्यू अपॉन रो, इसमें कैलकुलेशन भी नहीं है सर, आराम से हो जाएगा। म्यू कितना है सर? 1.2 × 10⁻⁴ अपॉन 600। सर आंसर देखो 10⁻⁸ है और -4 भी है, तो क्या हो जाएगा? मैं इसको एक काम कर सकता हूँ, बताओ 6, मैं इसको ऐसे लिख दूँ, बोलो 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 बोलो, इसको मैं ऐसे लिख दूँ फटाफट फटाफट, 1.2 × 10⁻⁶ -7 कर देता हूँ, -7 कर दूँ, ठीक है, ये हो जाएगा 12, ये हट जाएगा 12 अपॉन 6, तो 2 × 10⁻⁷ ऑप्शन में है, 2 × 10 नहीं 20 है, हाँ तो 20 कर दो और एक और इधर बढ़ा दो -8, तो आंसर आ जाएगा बी फॉर बॉम्बे। हमारा क्या हो जाएगा सर? इजी क्वेश्चन था, ओवरऑल आप कर सकते हो। और कोई क्वेश्चन है हमारे पास, है ना। द फ्लो ऑफ वाटर इन पाइप अबाउट 3 मीटर ऑफ डायमीटर कैन मेजर्ड बाय ऑरिफिस प्लेट, वेंचुरीमीटर, पीटर ट्यूब, रोटोमीटर। देखो ऑरिफिस प्लेट, वेंचुरीमीटर ये ही दोनों है ना, जो आप किससे डिस्चार्ज मेजर करते हो। फ्लो ऑफ वाटर मीन डिस्चार्ज की बात करोगे, बट ऑरिफिस उतना सही नहीं होता, हमारे लिए वेंचुरीमीटर होता है। रोटोमीटर भी, पीटर ट्यूब तो वेलोसिटी मेजर करता है दोस्त, ये तो तुम्हें वेलोसिटी, ये और ये दोनों डिस्चार्ज मेजर करता है, बट ज्यादा के लिए हम वेंचुरीमीटर की यूज करेंगे, पीटर, क्योंकि ऑरिफिस पता है आपको एक्यूरेट नहीं होता है, बहुत ज्यादा लॉसेज वगैरह होता है। बोलोगे रोटामीटर क्या होता है सर? ये हम लोग बेसिकली लैब में यूज करते हैं इसको, अगर थोड़ा बहुत कम हमें डिस्चार्ज मेजर करना होगा इसके लिए, तो याद रखोगे ये वेंचुरीमीटर हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अब आ जाओ फाइनल कंक्लूजन क्या है। देखो जब हम फ्लूइड मैकेनिक्स का यहाँ पर तुम 14 क्वेश्चन देखोगे और 10 क्वेश्चन आया था 2024 में, तो टोटल 24 क्वेश्चन आया है। 24 क्वेश्चन में 4 से 5 न्यूमेरिकल था, 4 से 5 न्यूमेरिकल, लेस थ्योरेटिकल। न्यूमेरिकल भी जो था दोस्त स्ट्रेट फॉरवर्ड था, हाँ थोड़ा एक आध क्वेश्चन कैलकुलेटिव था,
जिसको हम बाद में देखेंगे, आप अगर एग्जाम दे तो बाद में करना। तो ओवरऑल इसमें आप थ्योरी पे ज्यादा फोकस कर सकते हो, क्वेश्चन थ्योरेटिकल आ रहा है, न्यूमेरिकल बहुत कम आ रहा है, एक आध दो क्वेश्चन दिखेगा आपको न्यूमेरिकल, उसके लिए भी खुद को प्रिपेयर कर लो। और यहां से हमें एक और सीख मिला है, हमें कैलकुलेशन अपना अच्छा बनाना पड़ेगा दोस्त, इस पे आपको फोकस करना है, कैलकुलेशन पार्ट पे थोड़ा काम करो, क्योंकि क्वेश्चन ऐसा भी आएगा और आप जानो आप क्वेश्चन छोड़ के नहीं आ सकते दोस्त। अगर आपको सिलेक्शन लेना है, आपको सबसे अलग करना है, तो आपके पास कैलकुलेशन भी करना चाहिए अच्छा से, तो इस सब पे भी काम करो। और जैसे मैंने आपको बताया हमारा बैच जॉइन है जो पीटीपी, और इसके बारे में डिटेल में आपको चाहिए तो हमारे डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक वगैरह होगा, वहां पे जाके आप हमारे टीम से बात कर सकते हो और दे विल हेल्प यू आउट। ठीक है, चलो थैंक यू। अगला सेशन में मिलेंगे, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का सॉल्यूशन देखेंगे और इसी तरह से हम आपके साथ चलते रहेंगे। ठीक है, हमारे पीटीपी बैच में अभी हम लोग इंडस्ट्रियल करा रहे हैं, इंडस्ट्रियल अभी चल रहा है, सो यू कैन ज्वाइन विद दैट वन। ओके, सो थैंक यू, विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू ऑल।